दोस्तों नमस्ते। हम जीत जाएंगे कि इस श्रृंखला के तहत आज इंटरव्यू में आप कई बार कहते थे कि सर हिंदी के अभ्यर्थी से हमें मिलाओ। आज हमारे साथ मांगी लाल जी सैनी आज हमारे साथ हैं। इन्होंने हिंदी स्कूल व्याख्याता में चयन लिया है और ये अजमेर सुरसुरा से संबंधित रखते हैं। और सुरसुरा आप नाम सुनते ही आपके जहन में तेजा जी का जो चित्र है वो दिखाई दे रहा होगा। तो एक ऐसे प्रसिद्ध स्थान से संबंध रखते हैं। एक लंबी संघर्ष की कहानी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर प्राइवेट जॉब के साथ क्या चयन लिया जा सकता है। इन्होंने लगभग 12 से 13 साल लगातार प्राइवेट स्कूल में काम करने के दौरान और एक भी दिन इन्होंने पब्लिक स्कूल से छुट्टी नहीं ली। अपनी प्रिपरेशन को जितना टाइम मिला उतना जारी रखा और आज हिंदी स्कूल व्याख्याता के रूप में चयनित हो चुके हैं। तो जिंदगी में यदि हम सोच लें और अच्छे से उस पर पूरी ताकत के साथ काम करें तो सपने सच होते हैं। मांगीलाल जी का भी सपना सच हुआ है। तो मांगीलाल जी आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। आपको मैंने काफी इंतजार करवाया, सुरसुरा से मेरे पास मिलने के लिए आए हैं स्पेशली। तो ये आप लोगों का एक बड़ा प्रेम होता है कि स्टूडेंट का एक टीचर के लिए, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। तो आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। आपको इस सिलेक्शन की बहुत सारी बधाई। कैसा लग रहा है चयन होने के बाद? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके पहले मैं धीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मेरे संघर्ष के समय में लगातार इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। मैंने जब भी सर को मैसेज किया तो सर ने मेरा तुरंत रिप्लाई करते थे। कुछ भी पूछता था उसके लिए तुरंत मुझे जवाब तैयार मिलता था। तो उसके लिए मैं एक बार पुनः सर की ओर से सर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया और अपने पास बैठा करके मुझे अपने बच्चे की तरह प्रेम किया। मुझे बहुत खुशी हुई सर से मिल करके। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं जैसे आपसे बात कर रहा था, मुझे लगा कि मैं हमेशा इस चीज का, मैं भी खैर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैंने भी काम किया है, 2.5 साल 3 साल मैंने काम किया है। आपने इतना लंबा काम किया, उसके बाद आप स्कूल से छुट्टी भी नहीं ली, उसके बाद ही आपने सिलेक्शन लिया। तो ये सब चीजें मेंटेन कैसे की और आपको इतना प्राइवेट जॉब करने की जरूरत कहाँ पड़ी? क्या पारिवारिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी? क्या संघर्ष था? थोड़ा सा अपने शब्दों में बच्चों को बताएं। मेरे मम्मी अनपढ़ है, पिताजी खेतिया काम करते थे। तो पिताजी के पास में इतनी आय का स्रोत नहीं था क्योंकि जमीन बिल्कुल कम थी। तो फिर 2010 से मेरे पास पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई। तो उस टाइम में कॉलेज में सेकेंड ईयर में रेगुलर था। अच्छा। लेकिन उसी टाइम मैंने फिर स्कूल में ज्वाइन किया। अच्छा। तो मुझे पढ़ाने का जो शौक था वो शुरुआत से था। तो इसलिए फिर मैं पहले एक प्रथम राजस्थान की एक योजना चलती थी, उसके तहत मैं लगातार तो बालिका स्कूल में जाता था मैं फ्री पढ़ाने के लिए। तो जिस विद्यालय में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा। उनके डायरेक्टर की मेरे ऊपर नजर पड़ गई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप उस स्कूल में जा रहे हो तो हमारी स्कूल में आ जाओ पढ़ाने के लिए। अच्छा। फिर मैं उनसे जुड़ा तो मैंने उनको मेरी सारी स्थिति बताई। तो उस समय से लेकर के आज तक उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत इस वजह से मैं सब कुछ संभव कर पाया हूँ। बहुत। और उसके साथ ही मैं जब स्कूल में जाता था तो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ता था, रात के समय में पढ़ता था। और साथ में स्कूल में जाने के बाद में 2013 के बाद में मेरे बोर्ड कक्षाओं की जिम्मेदारी थी। अच्छा। 10वीं और 12वीं की। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि भाई मेरी पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चों के साथ में बुरा नहीं करूं उनका, भाई उनका भी हित मेरे साथ में जुड़ा हुआ था। जी जी जी। तो मैं चाहता था कि उनके परिणाम पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़े। तो आपने वहां भी बहुत मेहनत की और अपने लिए भी मेहनत की। हाँ सर। मतलब व्यक्तिगत हित और संस्था हित दोनों को साथ लेके चलना एक बड़ा अनुपम उदाहरण होता है। कई बार हम अपने व्यक्तिगत हित में अपने संस्था हित को भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस बच्चों के हित को भी देखा और वो बच्चों की दुआएं बड़ी काम करती हैं कि उनकी बोर्ड परीक्षा में उनके नंबर भी अच्छा आए। अपने लिए समय निकाला वो जल्दी। आप में से कई कहते हैं टाइम मैनेज कैसे करें। इन्होंने जैसा बताया कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना, लेट नाइट अपने लिए पढ़ना, और इस दौरान आप पूरा टाइम स्कूल में दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में आप समझ सकते हैं कि लगातार क्लास आते हैं, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, आपको टेस्ट वगैरह लेने पड़ते हैं। तो आदमी मैनेज करना चाहे वो कैसे भी कर सकता है। आप 8 घंटे 7 घंटे की जॉब के साथ यदि चयन लेते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आप में से भी कोई भी बच्चा ये मेहनत कर सकता है। मांगीलाल जी, हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे और क्या पढ़ना चाहिए ताकि वो बहुत आराम से सिलेक्शन ले पाए? क्योंकि वैसे तो आपने पब्लिक स्कूल में हिंदी इतना पढ़ा लिया तो आपका सब्जेक्ट तो लगभग तैयार हो चुका होगा। हाँ सर, पढ़ाने की वजह से मेरा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में व्याकरण मेरा इतना अच्छा हो गया कि मुझे परीक्षा के दौरान भी व्याकरण को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये प्लस पॉइंट था आपका। उस टाइम में पढ़ता तो केवल हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र जो थे उनको ज्यादा पढ़ता था। ठीक है। और साथ में जो नए अभ्यर्थी है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप शुरुआत से ही एक ऐसा मैटर चुने जो आपके लिए सहार गर्भित हो,
क्योंकि हमें पहले सिलेक्शन लेना है, विद्वान नहीं बनना है। सही बात है। विद्वान बनने का मौका हमें बाद में भी मिल सकता है। हम बाद में बनने के बाद बनते रहो और विद्वान के। जो पुराने साथी हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि जो पुराने साथी होते हैं उनके पास में मेटेरियल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि हर साल नई वैकेंसी आती है, उसके बाद में अपन नया मेटेरियल लेके आते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें से इकट्ठा होने के बाद में मैं इतना ही कहूंगा कि अपन उसमें से चुने कि भाई कौन सा हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, उसी को हम चुन करके बस केवल उसी को बार बार पढ़ते रहे, उसका बार बार रिवीजन करते रहे, ये सबसे बड़ी चीज है। और मैं खुद के नोट्स खुद बनाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। चाहे हिंदी हो या जीके हो, उसमें मैंने खुद ने पहले मैं 2 महीने तक ये काम करता था कि पहले मुझे नोट्स तैयार करने हैं। और नोट्स तैयार के लिए 15-15 घंटे तो मुझे देना पड़ता था, तो मैं देता था। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही है कि हिंदी अभ्यर्थी चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, सिंपल सी बात याद रखिएगा, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने के लिए जितना कम कंटेंट होगा और उसका आप जितनी मैक्सिमम रिवीजन करोगे, ये आपके चयन का आधार होता है। चाहे स्कूल व्याख्याता बने, चाहे सेकंड ग्रेड बने, चाहे कोई भी भर्ती को करें, आप मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान दें, कंटेंट कम से कम एकत्रित करें और वो अच्छा एकत्रित करें। जैसे व्याकरण तो आपका हो गया था, साहित्य में कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? सर, साहित्य के लिए मैंने जो पढ़ा था, एक तो प्रतियोगिता साहित्य जो नेट की बुक आती है, उस बुक को मैंने पढ़ा, अशोक तिवारी वाली। अशोक तिवारी जी वाली, मैं भी बच्चों को सजेस्ट कर चुका हूं। और उसके अलावा मैंने पढ़ा था 2018 में लक्ष्य से आई थी अर्जुन सिंह चौधरी सर की गाइड। उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 18 में मैंने गलती ये कर दी कि उस किताब को मैंने 1 या 2 ही बार पढ़ा था। अच्छा अच्छा। तो इस बार मैंने कम से कम उसको 5 या 6 बार पढ़ दिया था। और उसके अलावा मैंने एक 11th और 12th में अपने चलता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो अपना बेस मजबूत करने के लिए सबसे अच्छी किताब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको सरल शब्दों में मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। व्याकरण में कोई स्पेशल किताब आपने पढ़ी हो? व्याकरण में सर मैंने पढ़ी थी अपने 9 से 12 तक 2 किताबें चलती है, जो आरबीसी बोर्ड की और एनसीईआरटी की। उनके अलावा राघव प्रकाश सर की बुक मैंने पढ़ी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बुक आप व्याकरण हिंदी साहित्य में यूज कर लें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए कोई बुकलेट? ओल्ड क्वेश्चन पेपर सर मैं आरपीएससी साइट से निकालता था, उनके आंसर की निकालता था, फिर उसके बाद में टिक लगाता था, ताकि एक बार तो रिवीजन उसको टिक लगाते समय हो जाता था। बहुत बढ़िया। ये देखो, आपने एक नई चीज आप कहते हो सर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहां से पढ़े? मेहनत करने वाला बच्चा कहीं से भी तराश लेता है। नदी पहाड़ को काट कर और दूसरे किनारे पे दूसरी साइड में पहुंच जाती है। इंसान भी अपनी मेहनत को शिद्दत के साथ करेगा तो वो वहां तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। कोई राह दिखाए या न दिखाए, यदि आप अपनी मेहनत से और एक नई बुलंदियां लिखते हैं, वही मुझे लगता है कि वास्तव में बड़ी सक्सेस है। टाइम मैनेजमेंट का बता दिया। और कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? आज के बच्चे बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपने तो बड़ा लंबा संघर्ष जिया है पब्लिक इंस्टीट्यूट के साथ, फैमिली की जिम्मेदारियां, उसके बाद चयन लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? लंबे संघर्ष के लिए मेरे पास 3 शब्द हैं जी। पहला चीज है अनुशासन, सही बात है। दूसरी मेहनत, और तीसरा आत्मविश्वास। 3 चीजें मिल जाएंगी तो फिर आप, ये तीनों मिलने के बाद में दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती है। बहुत बढ़िया। क्योंकि अनुशासन इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई के दौरान अगर हम समय खराब करते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, नकारात्मक लोग हर जगह मिलते हर हैं, जगह मिलेंगे, वो अपना दिमाग ऐसा कर देते हैं कि हम 1 दिन 2 दिन पढ़ नहीं पाते हैं। एकदम सही है। मेहनत इसलिए जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। और आत्मविश्वास, अपन ने जो आज तक पढ़ा है उस पर पूरा विश्वास होना जरूरी है। बहुत सही बात। पूरा जीवन के मंत्र दे दिए हैं और इन मंत्रों को तुम फॉलो कीजिए और निश्चित रूप से मांगेलाल जी की तरह आप भी जिंदगी में संघर्ष भरी परिस्थितियों से निकलकर और चमक सकते हैं। तो बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका कि ये शानदार सफलता आपने अर्जित की है। मैं उम्मीद करूंगा कि 25 तारीख के कार्यक्रम में आप आएँ और वहाँ हम आपको सम्मानित करें और बहुत सारे बच्चों को और मोटिवेशन मिले उस पेन के इस प्रोग्राम में। तो बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से आपका आना कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है। कई बार बच्चे होते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ठीक है सर, सेलेक्ट हो गए, आपका बड़ा योगदान रहा, लेकिन किसी टीचर के प्रति इतना श्रद्धा का भाव रखना, इतनी दूर से आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप इतनी दूर से आए, आपने इंतजार किया, क्योंकि मैं किसी प्रोग्राम में था, आपने 2 से ढाई घंटे मेरा इंतजार किया, मुझे बेहद अच्छा लगा। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं अंत में अपने धीर सर के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि धीर सर की मैंने आज तक ना कोई टेस्ट सीरीज ली, ना मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखे। मैं जो देखा था, इनके सर के मोटिवेशनल वीडियो आते थे, वो वीडियो देखता था मैं।
और उसके अलावा जो अवनी पब्लिकेशन की समग्र मनोविज्ञान है, जी जी। उस किताब को मैंने 2018 में खरीद तो लिया, लेकिन उसको एक बार दो बार केवल देखा था सरसरी निगाह से, पूरी पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन इस बार मैंने उस किताब को कम से कम 5 या 6 बार मैंने पढ़ लिया था अच्छी तरह से। बहुत खूब। तो धीर सर के जो मोटिवेशनल वीडियो है वो किसी भी इंसान को हारने नहीं देंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, बहुत सफलता का अपने आप में एक नाम धीर सर अपने आप में एक सफलता है। वे जहाँ धीर सर खड़े हो गए वह सफलता निश्चित है, अगर कोई ईमानदारी से धीर सर को मानता है तो। ये आपकी मेहनत थी। हाँ, खैर मेरे वीडियो का बड़ा योगदान रहता है और ये मानता भी हूँ, और ये मेरा उद्देश्य, मेरे जीवन का पथ भी यही है कि इस राह में जो बच्चे मुझे मिले उनके जीवन को बदलने का जो ये प्रयास है उसमें सफल हो जाऊं। आपको बेहद शुभकामनाएं, क्योंकि आप जैसे संघर्ष से निकले हुए बच्चे जब अंजाम तक पहुंचते हैं, सफलता तक पहुंचते हैं, तो दिल से बहुत खुशी होती है। बेहद शुभकामनाएं आप। धन्यवाद धन्यवाद।